Hello dear students, myself Surendra Nagia, faculty in chemistry from Kelvin Institute। तो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं वो बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम है। ये रिसेंट जो एग्जामिनेशन है उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और प्रॉब्लम्स में कहां से क्या क्या कंटेंट जो हमको ध्यान देने होते हैं वो मैं आपको इसमें बताता जाऊंगा, तो आप उसमें बात करेंगे और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस पर भी बात करेंगे। ये जो वीडियोस होंगे ये हमारे कुछ टाइम पीरियड के होंगे, तो कंटिन्यू करने के लिए आप 1 के बाद नीचे क्लिक करेंगे, सेकंड, थर्ड, तो ये कंटिन्यूस आपको इस टॉपिक का वीडियो मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। द बोहर थ्योरी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। डाल्टन ने सबसे पहले एटम को स्फेरिकल डिक्लेयर किया था, और उसके बाद रदरफोर्ड ने एटम के सेंट्रल पॉजिटिव पार्ट न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। रदरफोर्ड के बाद इसके नेगेटिव पार्ट को बताने के लिए नील्स बोहर ने वर्क किया था, और नील्स बोहर ने जो वर्क किया है वो हाइड्रोजन एटम पे किया है। हाइड्रोजन एक सिंपलेस्ट एटम है जिसके अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। तो बोहर्स ने इलेक्ट्रॉनिक पार्ट एक्सप्लेन करने के लिए बोहर्स थ्योरी दी है, जो कि हमारे प्लांक थ्योरी पर बेस्ड है। तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि जो बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम है ये थ्योरी किस कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो पहला पॉइंट यह है कि दिस थ्योरी is based upon postulates of Planck's quantum theory। Planck quantum theory। कई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी बनता है। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जो बोहर ने अपना थ्योरी का बेस दिया था वो किस पर बेस्ड था। तो ये प्लैंक का क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड था। कुछ उसके पोस्टुलेट्स थे। पुराने टाइम में जो पोस्टुलेट्स हैं उसको अब रिसेंट टाइम में डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट किया गया है डिफरेंट बुक्स में, लेकिन अगर हम बिल्कुल सिंपल वे से बच्चों अगर देखें तो ये पोस्टुलेट्स 1 by 1, फर्स्ट पोस्टुलेट्स हमारे पास ये है जो दिया गया है, वो ये दिया गया है कि एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव around the nucleus in circular stationary fixed path of energy and radius। फर्स्ट जो पोस्टुलेट दिया गया है जो प्लांक क्वांटम थ्योरी से लिया बोहर ने, वो बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, और ये सर्कुलर पाथ जो होते हैं ये स्टेशनरी होते हैं, स्टेशनरी फिक्स्ड पाथ ऑफ एनर्जी होते हैं। एनर्जी के साथ साथ उनका रेडियस भी फिक्स रहता है। तो जिसको हम कुछ इस टाइप से देख सकते हैं कि सपोज बोहर ने हमें जो ये बताया है इस तरीके से बताया है कि सपोज ये हमारे पास न्यूक्लियस है जहां पॉजिटिव पार्ट मतलब प्रोटॉन रहते हैं। एक प्रोटॉन का चार्ज हम ई ले सकते हैं। अगर हमारे पास बच्चों Z प्रोटॉन है, जितने भी प्रोटॉन है, जैसे हाइड्रोजन एटम लेंगे तो 1 प्रोटॉन हो जाएगा, लेकिन जितना भी प्रोटॉन है उसका हम नंबर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग
इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में, जो फिक्स एनर्जी के होते हैं सर्कुलर पाथ, उनके अंदर रिवॉल्व करते हैं। ये सभी सेंट्रलाइज न्यूक्लियस पर ही रहते हैं। ये सर्कुलर पाथ रहते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं। जो ये सर्कुलर पाथ हमारे पास रहते हैं, इनको हम, जो फर्स्ट है, जो स्मॉलेस्ट है, जिसका सबसे रेडियस कम दिखाई दे रहा है, इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट M से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट N से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये हमारे पास सर्कुलर पाथ होते हैं जो फिक्स एनर्जी और फिक्स रेडियस के होते हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे ग्राउंड के अंदर एक मिडल में सेंटर पॉइंट बना करके हम एक पाथ बना लें, सर्कुलर पाथ बना लें। बट इन सर्कुलर पाथ का एक ध्यान रखना है आपने, जो पास वाला होगा वो क्लोज होगा। जैसे जैसे आगे जाएगा तो ये डिफरेंस इंक्रीज होता चला जाएगा। ये आगे हम अपने क्वेश्चंस में देखेंगे कि कैसे ये इंक्रीज होता है, इसको प्रूव भी करेंगे हम लोग। जो हमारे पास फर्स्ट K है, L है, M है, N है, बिकॉज ये क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड है तो इसलिए इनको एक क्वांटम नंबर दिए गए हैं, नंबर डिजाइन किया गया है। जो K है उसके लिए हम नंबर फर्स्ट बोलते हैं, L के लिए नंबर सेकंड क्वांटम नंबर बोलते हैं, इसके लिए थर्ड बोलते हैं, और N के लिए बच्चों हम इसको फोर्थ बोलते हैं। और ये जो 1 2 3 4 है, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 2 3, और ऐसे हम इन्फिनाइट ले सकते हैं, सर्कुलर पाथ इन्फिनाइट ले सकते हैं। अब इसमें जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट वाला K हो गया, L M डैश डैश डैश, इस टाइप से हम डिजाइन कर सकते हैं इसको। तो फर्स्ट पोस्टुलेट हमारा है, फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग अगर हम वहां देखेंगे तो एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर स्टेशनरी फिक्स्ड पाथ ऑफ एनर्जी एंड रेडियस। सेकंड पोस्टुलेट जो बोहर ने दिया है बच्चों, दिया है कि जो अभी सर्कुलर पाथ की बात कर रहे थे, जो सर्कुलर पाथ बनाए थे, इन सर्कुलर पाथ पर जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इनको ऑर्बिट भी बोला जा सकता है। ये हर जगह पे नहीं बनते, ये एक सर्टेन जगह पे बन सकते हैं जिसका मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड रहता है। एंगुलर मोमेंटम मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज में मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी। जैसे मेरा कुछ मास है, मैं मूव करता हूं तो m इंटू वी, ये मेरा मोमेंटम हो जाएगा। और किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करता हूं मैं तो रेडियस से इंटू कर देंगे तो ये हमारा एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व उसी जगह पे कर सकते हैं जहां का एंगुलर मोमेंटम सिंपल मल्टीपल इंटीग्रल h/2π का होगा। h/2π एक मैथमेटिकल वैल्यू है जो क्वांटम थ्योरी, प्लांक की क्वांटम थ्योरी से लिया गया है। h यहां प्लांक कांस्टेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। तो सेकंड जो पोस्टुलेट है कि हर जगह इस तरह के ऑर्बिट्स नहीं बनेंगे, सर्कुलर पाथ नहीं बनेंगे, जिस जगह पे बनेंगे वहां का क्वांटाइज्ड वैल्यू होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम का। तो इसका सेकंड पोस्टुलेट हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व in only those orbit मतलब सर्कुलर पाथ जो लिए थे हमने, whose angular momentum मीन J या हम VR बोलेंगे इसको, एंगुलर मोमेंटम is simple multiple integral of h/2π. It means mvr is equal to nh/2π. mvr angular momentum इज इक्वल टू nh/2π. n वही नंबर है जो अभी क्वांटम नंबर हम बता रहे थे, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए फर्स्ट, सेकंड के लिए सेकंड, थर्ड के लिए थर्ड। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट में घूम सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम फिक्स होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। और ये एंगुलर मोमेंटम हम उधर देखेंगे, जैसे हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम है
यहां ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो इसका हम लिखेंगे 1h/2π। सेकंड का होगा 2h/2π। थर्ड वाले का होगा 3h/2π एक्सेट्रा। इस टाइप से एक फिक्स एंगुलर मोमेंटम है, उसी जगह पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, इनके मिडल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेंगे। इसका मतलब ये जो वैल्यू है, जो फिक्स रेडियस की बात की है, उस जगह पे एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स रहते हैं, इसलिए एनर्जी भी फिक्स रहती है। तो दोनों पॉइंट हमने डिस्कस किए थे कि फिक्स एनर्जी भी रहती है और फिक्स रेडियस भी रहती है। थर्ड पॉइंट अब हम लेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि एंगुलर मोमेंटम फिक्स रहता है, इट मींस इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं उसकी एनर्जी फिक्स होती है। जब वो उसके अंदर सर्कुलेट करेंगे सर्कुलर पाथ पर तो एनर्जी फिक्स होगी। हां, अगर वो उसको एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह में जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, क्योंकि ऊपर वाले ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा है तो एनर्जी चाहिए होगी, उनको एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी, और ऊपर से नीचे आते हैं किसी ऑर्बिट में, तब उनका एनर्जी डाउन जा रहा है तो एनर्जी इमिट होगी। तो थर्ड पोस्टुलेट हमारा ये कहता है इलेक्ट्रॉन cannot evolve or absorb energy during moving in its orbit. Electron cannot evolve or absorb energy during moving in its orbit. Energy change when electron jump from one orbit to another orbit. Only during jumping of electron from one orbit to another orbit, energy will be absorbed or evolved. जब इलेक्ट्रॉन अपने सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, इन सर्कुलर पाथ की बात करेंगे, ये जो हमारे सर्कुलर पाथ हैं, ऑर्बिट है, सपोज इलेक्ट्रॉन अपने फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो फर्स्ट में करेगा तो एनर्जी को इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करेगा। सेकंड में कर रहा है तब भी इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करेगा। बट अगर इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है, बिकॉज जो स्मॉल ऑर्बिट है उसकी एनर्जी भी स्मॉल है, बाहर जैसे जैसे जाता जाएगा एनर्जी ज्यादा होती जाएगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जंप करता है बाहर की साइड, तो यहां से यहां जंप करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, तो वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और जब ऊपर से नीचे की तरफ जंप करता है, वो अगर ऊपर से नीचे आता है तो कम एनर्जी वाले में आ रहा है तो उस टाइम पे एनर्जी बाहर रिलीज होगी। तो इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट करता है तो उसी टाइम पे एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होती है। अगर लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा, और अगर हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी इमिट करके आएगा। और ये जो एनर्जी होगी ये दोनों ऑर्बिट की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास अगर एक लोअर एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी EL लिख देते हैं, एक हायर एनर्जी लेवल है उसको EH लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करता है तो हायर में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा, और वहां से वापस आता है तो एनर्जी वापस इमिट करेगा। और इस जो एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होगी ये फोटॉन्स की फॉर्म के अंदर होगी, लाइट की फॉर्म के अंदर होगी, जो डेल्टा E होगा आइंस्टीन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग hc/λ के बराबर आएगा। डेल्टा E इज इक्वल टू hc/λ। तो जो बोहर का मॉडल था, जो बोहर ने इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को एक्सप्लेन किया है, बोहर ने 3 पोस्टुलेट के बेस एक्सप्लेन किया है कि जो तीनों हैं उसमें फर्स्ट ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन फिक्स एनर्जी वाले पाथ पर
सर्कुलर पाथ के ऊपर घूमते हैं, जब वो अपनी जगह पे घूमते हैं उसका मोमेंटम फिक्स रहता है, वो NH/2π है, H/2π इंटू एन, एन उसका ऑर्बिट नंबर होता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि जब अपने पाथ पर घूमते हैं तो एनर्जी फिक्स है, ना तो एनर्जी इवॉल्व करते हैं ना एनर्जी, लेकिन वो लोअर से हायर में जाते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और हायर से लोअर में आते हैं तो एनर्जी इमिट करते हैं। इट मींस अगर वो ऑर्बिट चेंज करेंगे उस टाइम पर उनकी एनर्जी के अंदर भी चेंजेस आता है जो एब्जॉर्ब या इमिट हो सकती है। तो बच्चों ये जो बोहर का मॉडल है, जो उन्होंने ये बोहर का मॉडल दिया, इसमें एक्चुअल में क्वांटम मैकेनिक्स के साथ साथ ये क्लासिकल फिजिक्स पर बेस है। क्लासिकल फिजिक्स में, यहां पर क्लासिकल फिजिक्स में जिसमें हम न्यूटन्स के जो मोशंस लॉ पढ़ते हैं, न्यूटन के मोशंस लॉ जो होते हैं वो इन्वॉल्व हुए। इसके साथ साथ यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट है, तो यहां पर आप कूलम्बिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर सकते हो। तो क्लासिक लॉ ऑफ फिजिक्स जो है हमारी, जो हम न्यूटन की फिजिक्स पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड टाइम में रिलेशन निकाल सकते हैं। हम बता सकते हैं अगर तीनों में से कोई एक चीज पता हो, कि भाई एक चीज पता हो कि यहां से हमें कितनी डिस्टेंस जाना है, और वेलोसिटी गाड़ी का पता हो या किस चीज का पता हो, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। तो ये रिलेशन थे, तो उसी बात को आप यहां भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब अगर हमें डिस्टेंस पता है, ऑर्बिट का रेडियस पता लग जाए, क्या इसको पता कर सकते हैं हम क्या क्या रेडियस, किस जगह पे इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी होगा, वेलोसिटी पता की जा सकती है, उसके रिवॉल्यूशन का टाइम पता किया जा सकता है। तो वो हमारी एप्लीकेशंस के अंदर आती है। बोहर थ्योरी से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस के साथ साथ वेलोसिटी, उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, ये कई सारे पॉइंट्स जो होते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं, वो हम कैलकुलेट करना सीखते हैं। वो कैसे करते हैं हम नेक्स्ट आगे देखते हैं इनकी एप्लीकेशंस के अंदर। तो हम पहला पॉइंट ये देखते हैं कि रेडियस कैसे कैलकुलेट की जाती है, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पर है, ये कैसे निकाला जा सकता है, और उस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा उस टाइम पे, ये कैसे निकाला जा सकता है, और इसकी लिमिटेशन क्या है, क्या क्या हम हर एक एटम के अंदर ऐसा कर सकते हैं, या फिर अभी जैसे हमने स्पेशली इस पॉइंट को लिया है हाइड्रोजन एटम के लिए, या जो हाइड्रोजन एटम और उस जैसे एटम के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अभी हम देखते हैं इनकी एप्लीकेशंस ऑफ बोहर थ्योरी में।